कैदी नंबर 720 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 20 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव रहता था। न मैं उसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे ऐसा लगता कि वो किसी गहरी सोच में गुम है। चेहरे पर एक रहस्य सा था। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 20-21 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए दुनिया अभी शुरू ही हुई थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा उससे पूछने का जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सज़ा मिली है कि दुनिया की कितने बहारें छोड़कर तुम मौत के सफ़र पर जाने वाले हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम मनोरमा है और मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था, मगर इस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से इस तरह से उसकी पर्सनल बातें पूछ सकें। आज मुझे ऑर्डर मिला कि कैदी नंबर 720 की 2 दिन के बाद सज़ा है, यानी उसकी सज़ा का वक्त आ गया था। उसे उसके घर वालों से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सज़ाए मौत के कैदी को उसकी सज़ा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये वो एक हक है जो सज़ाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा आदमी से मिलना चाहे, उसकी इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 720, जिसका नाम समर्थ था, उससे भी यही उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फ़िलहाल उसके घर वाले उससे मिलने आए थे। मैंने देखा उसकी माँ उसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाला तुझे ये सज़ा नहीं होने देगा, तुझे सज़ा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे उस औरत पर तरस आने लगा कि माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सज़ाए मौत तो उसकी 2 दिन के बाद हुई होनी थी, भला उसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं समर्थ को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सज़ा पर कोई रोक टोक ना हो। मेरा तो ख्याल था कि समर्थ की आखिरी इच्छा अपने घर वालों से मिलना ही होगी, तो वो उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश इतनी अनोखी और निराली होगी। खैर, समर्थ को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस जेल में बंद कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने ज़रा हमदर्दी से उससे पूछा, पहली बार मैंने उससे बात की थी, समर्थ, तुम्हारे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश तो पूरी ही हो गई। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने इतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो। अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश ज़रूर है। मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, समर्थ ने बड़े एटीट्यूड से जवाब दिया था। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी इच्छा पूरी करोगे। हाँ हाँ, पूरी करेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। ये तुम्हारा हक है, मैं उसकी कम उम्री पर तरस खाकर बोली। तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो। मैं अपनी इच्छा का इजहार ऐसे नहीं करूँगा। बहुत ख़ास ख्वाहिश है मेरी, और मैं जानता हूँ कि तुम किसी तक नहीं पहुँचाओगी ये बात। उसका एटीट्यूड देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सज़ाए मौत का कैदी था तो मैंने सोचा जाने दो, बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे इसे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने समर्थ को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश बता दो अपनी। मैं हैरान थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से कैसे पेश आ सकते हैं, मगर शायद वो भी इसकी हकीकत को जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सज़ा क्यों मिली है। अक्सर यहाँ पर ज़्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा और सज़ा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आदमी आज़ाद घूम रहे थे। खैर, जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मैं आखिरी बार ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए थे। एसपी साहब ने अकल और होश से काम लिया और उससे कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन कमबख्त? तुम्हारे घर वाले अमीर तो हैं नहीं, तुम्हें गरीब परिवार से हो, क्यों एक मौका बर्बाद कर रहे हो? कोई और चीज़ बता दो, खाना पीना, कोई किसी से मिलना जुलना। हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। ये हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र और मासूम हो या फिर ज़्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सज़ा है।
मैं नहीं जानता कि तुम्हें सज़ा क्यों हुई। तुम्हारा केस तो सबसे ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन सच ये है कि तुम सज़ाए मौत के कैदी हो तो बिलावजह तो नहीं हो। तुम्हें किसी वजह से तो ये सज़ा मिली है। अब तुम किसी ढंग की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवाएंगे। समर्थ बड़े इत्मीनान से बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ही हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगी कि कहीं ये जेल की किसी लेडी से शादी करने को तो ना बोल दे। खैर, समर्थ ने कहा कि आप लाउड स्पीकर पर हर गली में जाकर ये बोल दें कि समर्थ किसी लड़की से शादी करना चाहता है जो एक दिन के लिए सज़ाए मौत से पहले उसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात थी तो बड़ी बेढंगी, मगर समर्थ ने हमसे वादा कर लिया, अगर कोई लड़की इसके बाद मुझसे शादी करने को तैयार हुई तो रोकेंगे नहीं, और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। समर्थ की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसके हाजिर जवाब भी ऐसे थे कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा, ठीक है, हम ऐलान तो कर देंगे, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई भी लड़की अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करेगी, एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी, अपने रिश्तेदारों से क्यों झगड़ा करेगी। खैर, समर्थ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहने लगा, बस आप एक बार सबको बता दीजिए, मेरी यही इच्छा है। इसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूँगा, फिर मुझे सज़ाए मौत दे दी जाए। हमने समर्थ की ख्वाहिश पर अमल करते हुए गली गली में कह दिया, साथ में ये भी बताया कि वो सज़ाए मौत का कैदी है। 2 दिन के बाद उसे उसके जुर्म की सज़ा में फांसी दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई लड़की फिर भी उसे शादी करना चाहती है तो फला थाने में आ जाए, वहाँ से उसे जेल पहुँचा दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था। हमने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मगर ठीक 2 घंटे के बाद एक सिपाही ने बताया कि जेल में एक लड़की आई है जो दुल्हन के कपड़ों में है, और उसके साथ पंडित जी भी हैं। मुझे बात बड़ी हैरान करने वाली लगी। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कह रहे होंगे, लेकिन फिर जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि सामने एक नौजवान लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल होगी, वो खड़ी थी, और उसके साथ पंडित जी भी थे। उनके पास कुछ सामान भी था और लड़की भी खूब अच्छी तरह से तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था कि यह सब तो उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। अब मुझे समर्थ पर शक होने लगा था कि उसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा। ये लड़की कौन है, मैंने पंडित जी से पूछा। जी मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई थी। इसने इसी तरह दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और बोली कि मुझे जेल ले चलो, मुझे समर्थ से शादी करनी है। मुझे नहीं पता जी इसके दिल में क्या है। मैंने तो इसे बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, मगर ये समझने को तैयार ही नहीं है। ये कहती है मुझे समर्थ से ही शादी करनी है। मैं इसे बता चुका हूँ कि वो सजाए मौत का कैदी है और 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी, मगर ये मानती ही नहीं और कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही मैं एक दिन समर्थ के साथ रहूँ, मगर मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं समर्थ से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था कि समर्थ को कोई लड़की इतना चाहती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बहुत अजीब सी थी, लेकिन खैर, हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरी करना था। हमने किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया और पंडित जी को बुलाया गया। समर्थ को उसकी जेल से बुलाकर बाहर ऑफिस में बैठाया गया। पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवा दी। समर्थ ने कहा कि अब ख्वाहिश के मुताबिक, वादे के मुताबिक आप मेरी दुल्हन को मेरी जेल में भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करूंगा पूरा दिन, बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, फिर ये चली जाएगी। इसके बाद मुझे आप मौत की फांसी पर चढ़ा दीजिए, कोई गम नहीं होगा, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। समर्थ की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है, मैंने यही दिल में सोचा था, मगर ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होश उड़ाकर रख देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को समर्थ की जेल में जाकर बंद कर दो। वहाँ तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, ये बेचारी खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैंने भी यही सोचा था। मैं उस लड़की को जेल में ले गई। वहाँ तो मुश्किल से 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद जेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं संतुष्ट थी कि जेल का दरवाज़ा तोड़ना इतना आसान नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं समर्थ अपनी प्रेमिका से अपनी आखिरी बातें कर ले। मुझे उन दोनों में फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जो बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी, ना उन पर ध्यान दिया। मुझे संतुष्ट करने के लिए बस एक ही बात काफ़ी थी कि जेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था
और इस ताले को कोई भी चाहकर भी नहीं खोल सकता था। काफ़ी देर गुजर गई थी, मुझे नींद आने लगी थी। मुझे जेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन ही वहाँ पहुँची तो वो लड़की जो कि समर्थ से शादी करके यहाँ आई थी, वो जेल में बैठी हुई थी। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, अब मैं समर्थ के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद समर्थ ने उस लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी की होगी। उसने कहा कि मेरे घरवाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी जेल का दरवाज़ा खोला और उस लड़की को आज़ाद किया और वापस ताला लगाकर समर्थ को कैद करके वापस कमरे में आकर आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफ़ान होगा जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सज़ाए मौत वाला कैदी 720 कहाँ है। मैंने कहा कि वो अपनी जेल में होगा। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो बोले कि मुझे तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो समर्थ को लेकर आए। तुम जाकर जेल नंबर 720 में चेक करो कि वो कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मेरे एसपी साहब को ये तो कह दिया कि मैं जाकर देखती हूँ, लेकिन मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या उसने मुझे कोई चकमा दे दिया होगा तो मैं क्या करूँगी? फिर मैं जल्दी जल्दी 720 वाली सेल में गई। वहाँ तो अंधेरा ही छाया हुआ था। रोज़ की तरह मैंने समर्थ को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च मारकर देखा तो एक मरियल सा आदमी था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत हो चुकी है। मैंने जल्दी से जेल खोली, मगर जब उसे हाथ लगाया तो मेरी जान ही निकल गई। इतने में एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस आदमी की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब मुझे डांटने लगे कि तुम में इतनी अकल नहीं, तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया है यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर इस गलती की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसका असर सिर्फ तुम पर होगा। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी तरह भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर समर्थ के साथ मिलने आई है मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि समर्थ ने हमें धोखा देने के लिए इसे इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के कपड़ों में निकल कर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को हम सजाए मौत तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि सजाए मौत का कैदी जो होता है सज़ा तो उसे ही दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने समर्थ के साथ अच्छा नहीं किया। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कही तो मुझे उस पर और गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने ऑर्डर दिया कि अब समर्थ को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे सजाए मौत देनी थी, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है। मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे अलग बातें सुना रहे थे। मेरा दिल था कि घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाकर उनकी शादी करवा दी और उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माँ बाप तक पहुँचें या फिर समर्थ को ढूंढें। समर्थ रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से रात के 3 बजे निकला था। मगर मुझे उस लड़की पर हैरत हो रही थी। मेरी दिलचस्पी का मुद्दा वो लड़की बन गई थी कि आखिर ये लड़की कैसे समर्थ की जगह बैठने पर तैयार हो गई। कैसे उसने समर्थ को अपना पति भी मान लिया और कैसे उसने ये सोच लिया कि समर्थ के हिस्से की फांसी उसे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर समर्थ इतना बुरा होता तो ये लड़की उससे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने उसे उसके माँ बाप का पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो श्यामलाल की बेटी है। श्यामलाल साथ वाले गांव में रहता था। श्यामलाल को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब उसने एक अजीब बात कही। बोली कि मैं समर जीजू के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा था। वो अपने पति को जीजू कह रही थी। क्या कहा तुमने? समर्थ जीजू? क्या तुम उसे जीजू कहती हो, या रिश्ते में वो तुम्हारा जीजू लगता है, या तुम लोगों ने ये नाटक किया है? नहीं, वो रिश्ते में मेरा जीजू नहीं लगता, मगर उसकी मेरी बहन से शादी होती। मोहब्बत मैं उनसे ज़रूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे शादी कर लूँ। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई जैसा मानती थी। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? क्या वजह है?
क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, समर्थ को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया है? यकीन मानो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह घबराएंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो तो मुझे और भी परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बदलूं और दोबारा से सारे मामले पर गौर करूं। मेरा नाम नीलम है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी समर्थ से हो चुकी थी। समर्थ बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया जब समर्थ किसी से डरकर भागा हो। वो मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा था। मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा होने की वजह से माँ पिताजी समर्थ पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी दीदी की मंगनी समर्थ से कर दी तो वो हमारे घर भी आने जाने लगे। मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात समर्थ दीदी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन माँ पिताजी भी घर पर नहीं थे। समर्थ की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थे। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि दीदी से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से कुंडी बजने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद माँ पिताजी आ गए हैं। मगर मैंने जाकर दरवाजे से बाहर देखा तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में डर के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि समर्थ हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोल दो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैंने उनसे मिन्नतें की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। जब उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें पता है कि इस घर में कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर समर्थ भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई मगर वो उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक ने बहुत गलत बात की। वो बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं और इस तरह की लड़कियाँ हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर समर्थ से रहा ना गया। उन लोगों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि समर्थ भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है उनकी होने वाली पत्नी के बारे में इतनी गलत बात कोई भी मर्द बस के सामने करे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। समर्थ ने उस वक्त तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा क्योंकि एक तो वो निहत्थे थे और दूसरा अक्ल का काम भी यही था कि हम बहनों के होते हुए उनसे न लड़ा जाए। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया मगर अब तो ये रोज़ का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। माँ पिताजी जैसे ही इधर उधर होते ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही एक किस्सा हुआ जिसने हमारी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी दीदी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त समर्थ भी घर में आए तो उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी गलती हुई जिसने न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली बल्कि समर्थ के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सज़ा उन्हें सजाए मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते तो हमारे साथ में कोई ताकत होती तो यकीनन ऐसा नहीं होता क्योंकि किसी के घर पर हमला करके उसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। समर्थ ने जो भी किया वो हिफाजत के लिए किया। उन पर किसी तरह का केस बनता भी नहीं है मगर क्योंकि वो गांव के ताकतवर लोग हैं उन्होंने समर्थ के लिए ज़िंदगी नरक कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर छुपे रहे मगर फिर भी आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया गया। अब अगर वो यहाँ से निकल भी जाते हैं तो ये लोग उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिना वजह नज़र रखी और हमें हमारे ना किए जुर्म की सज़ा देनी चाहिए। समर्थ की माँ ने उनसे मिलने के बहाने उन्हें सब समझा दिया था क्योंकि मेरी माँ ने उन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी मगर तुमको सज़ा नहीं होने दूंगी। हमारे ख़ानदान की जितनी उनकी ज़रूरत है इतनी और किसी को नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का क्या होगा। लेकिन बस भगवान की मदद से इन लोगों की भी किसी बड़े तक पहुंच थी। समर्थ उसी आदमी से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर अपना केस उसके सामने रखा। वह बड़ा सुलझा हुआ वकील था। बाज़ वक्त एक अच्छे वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सलाखों से बचा लेता है। ये बात काफ़ी आगे जा चुकी थी मगर वकील साहब की दलीलों और सबूतों ने जज साहब को भी समझाया कि सजाए मौत न ही समर्थ के लिए बनती है और न ही समर्थ की तरफ से कोई अपील दी गई थी, न उसे सफाई का मौका दिया गया।
केस चला। उसके बाद समर्थ बाइज्जत बरी हो गया था, क्योंकि वो निहत्था था। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। ऊपर वाले ने शायद उनकी और सच्चाई की लाज रखी थी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा। ऊपर वाला सब माँ बहनों की इज्जत बनाए रखे।